हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। और फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक अच्छे प्लान की, जिसको कहा जाता है महाप्लान या फिर एक अच्छी तैयारी के लिए कार्य योजना या फिर एक रणनीति। अब दरअसल किस प्रकार की रणनीति और क्या क्या बात हम लोग की आज होने वाली है। देखिए, दरअसल अभी फिलहाल हम लोग जिस फेज में, उस फेज में बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं ना वो कंफ्यूज हैं। अब कंफ्यूज दरअसल है क्यों? देखिए, उसके पीछे का रीजन ये है कि अभी हम लोग अक्टूबर 2025 में, और अक्टूबर 2025 में होने का मतलब अब हम लोगों के लिए ये है कि दरअसल अभी जितने लोग तैयारी करते समय ये सोच रहे हैं कि 2026 की परीक्षा आने वाली है, तो अब यहाँ दरअसल वो लोग तो सेफ जोन में हैं जिन लोगों का सिलेबस कवर हो चुका है, रिवीजन कर रहे हैं और बाकी चीज़ों को वो लोग मैनेज कर ले रहे हैं। तो 2026 वाले लोगों के लिए तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं जिन्होंने चीज़ें कवर कर ली हैं। बट मान लो कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने 1 या 2 महीने पहले तैयारी शुरू की है, या जिन लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अधूरी है, या वो लोग अब जिन लोगों का 2026 की परीक्षा से मन उठ चुका है और वो लोग ये सोच रहे हैं कि 2026 के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ 2027 की परीक्षा के लिए हम बिल्कुल तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, चीज़ें बहुत बढ़िया से मैनेज हो सकती है और 2027 की परीक्षा के लिए हम अगर तैयारी करते हैं तो सिलेक्शन भी पक्का है। तो देखो, अगर आपके मन में ये प्लान चल रहा है, यानी कि 2026 की परीक्षा के लिए डाउट्स बहुत सारे हैं कि चीज़ें तैयार हो पाएंगी या नहीं, सिलेबस बहुत रह रहा है, करंट अफेयर्स नहीं अच्छे से तैयार हो पा रहा है, तो 2026 की परीक्षा देनी चाहिए या नहीं, या फिर बहुत लोग ये हैं जिन्होंने मन बना लिया कि 26 तो नहीं 27 ही देना है। जैसे कि बहुत सारे लोग तो ऐसे जो 27 के लिए ही तैयारी कर रहे हैं कि परीक्षा 2027 में ही देंगे, उससे पहले नहीं देनी है। तो अब दरअसल ये जो समय चल रहा है ये एक बेस्ट टाइम है 2027 वाले एस्पिरेंट्स के लिए, जो एक अच्छी प्लानिंग से अगर तैयारी करें तो आप लोगों के आने वाले जो पूरे के पूरे महीने रहने वाले हैं, ये महीने बहुत अच्छे से गुजर सकते हैं। तो अब 2027 के लिए क्या हो हमारे पास में स्ट्रेटेजी, क्या रणनीति होनी चाहिए और किस प्रकार से हम आने वाले टाइम को यूटिलाइज करें, ये एक प्रॉपर प्लान से अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि एक्चुअल में हम जब तैयारी सोच सकते हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना फेस्टिवल वगैरह में निकल जाएगा, तो अब मामला रहेगा हम लोगों के पास से नवंबर से कि भाई ठीक है, नवंबर 2025 से अगर हम लोग तैयारी करना शुरू करें तो 2027 तक कैसे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि नवंबर 2025 से अगर आप तैयारी कर भी रहे हैं तो पहले आप एग्जाम के फ्रेम को समझ लीजिए कि हमारा एग्जाम का फ्रेम क्या है। तो क्या कहता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी सीएससी कहता है कि देखिए, आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो 3 चरणों में रहने वाली है। यानी कि पहला चरण रहने वाला है प्रिलिमिनरी, दूसरा चरण रहने वाला है मेंस और तीसरा चरण रहने वाला है पीटी यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। जो पहला चरण है ये पहली बात तो एमसीक्यू वाला चरण है, और इसके अलावा खास बात ये है कि यहाँ पर रहने वाले हैं आप लोगों के लिए 2 पेपर्स, और वहीं इन 2 पेपर्स के मामले में एक आपका जीएस का रहेगा, दूसरा आपका सीसेट का रहेगा। बात करें अगर मेंस की, तो मेंस में होने वाले हैं आप लोगों के लिए 9 पेपर, और जो 9 पेपर होने वाले हैं उसके अंदर पहली बात तो एक पेपर रहने वाला है इंग्लिश लैंग्वेज का और दूसरा रहने वाला है हिंदी लैंग्वेज का, या फिर कोई भी एक ऐसी लैंग्वेज जो आपकी अपनी खुद की हो सकती है। जरूरी नहीं कि हिंदी चूज नहीं करनी, हिंदी नहीं है आपकी अपनी, जो भी आपके जिस हिस्से से बिलोंग करते हैं, आपकी कोई और ऐसी भाषा है जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है और आप उस भाषा में इस परीक्षा को देना चाहते हैं, तो आप हिंदी की जगह वो भाषा भी चूज कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी का तो कंपलसरी सबको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप लोग के पास में है जनरल स्टडीज के पेपर 4। जनरल स्टडीज के पेपर के साथ साथ एक पेपर है आप लोग का एसए का, और इसके साथ में आप लोगों के 2 पेपर हो जाएंगे ऑप्शनल के। तो ये टोटल फ्रेम है हम लोग का 9 एग्जाम्स का, कि भाई 9 एग्जाम्स कुछ इस तरह से हम लोगों के होंगे। अब दरअसल 9 एग्जाम्स होंगे तो अब इस दौरान ये भी देखना है कि तैयारी कैसी रहे। पीटी में मेनली क्या होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू वाला मामला रहता है। अब ये सब चीजें कैसे कवर हो और किस लेवल से तैयारी शुरू की जाए और पहले क्या फोकस किया जाए। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि भाई पहले प्रीलिम्स तैयार करेंगे क्योंकि प्रीलिम्स का पेपर पहले, फिर मेंस तैयार करेंगे क्योंकि फिर उसके बाद मेंस का पेपर रहेगा, तो इस तरह से हम फिर बाद में इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन ये एक बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है, और इस गलत स्ट्रेटेजी की वजह से कुछ लोग अपने बहुत सारे साल खराब कर लेते हैं। तो तैयारी एक्चुअल में हो किस मैनर में? देखो, सबसे पहला जो बेस्ट काम आपको करना है, वो सबसे बेस्ट काम आपको ये करना है कि भाई आपको पहले अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेना है कि ऑप्शनल है क्या। अब पहले ऑप्शनल क्यों डिसाइड करना है? मतलब तैयारी उल्टी कर रहे हैं हम लोग, सीधी तैयारी नहीं कर रहे हैं। मतलब हम लोगों ने यहाँ देखा कि इस पूरे के पूरे फ्रेम में सबसे लास्ट में ऑप्शनल आ रहा है प्रीलिम्स और मेंस के मामले में। अब तैयारी लोग ये सोचते हैं कि हमें करनी है प्रीलिम्स से, पहले प्रीलिम्स तैयार फिर मेंस तैयार, काम खत्म। लेकिन ये तैयारी अगर आप उल्टा करना सीखोगे तो थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे। उल्टी तैयारी करने का मतलब क्या? सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो कि ऑप्शनल क्या है। अगर ऑप्शनल कोई आपका ऐसा है जो जीएस के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है तो ये बहुत अच्छी बात है।
लेकिन जीएस के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, जैसे कि लिटरेचर हो गया या फिर मैथमेटिक्स, एंथ्रो या कोई और सब्जेक्ट है, तो आपको तब भी ना क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको करना क्या है। या तो जीएस से जुड़ा हुआ है आपका जो ऑप्शनल है, या फिर वो नॉन जीएस वाला ऑप्शनल है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब देखो ये है कि अगर आपका सब्जेक्ट जीएस वाला है तो आपको उस सब्जेक्ट के लिए ना तो प्रीलिम्स का सिलेबस देखना है, ना ही उसके लिए आपको मेंस का सिलेबस देखना है, आपको सीधा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल का सिलेबस देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका जो ऑप्शनल है वो या तो हिस्ट्री है, या फिर वो आपका ऑप्शनल जियोग्राफी है, या फिर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशंस है। अब इसके लिए आप ये तो बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए कि प्रीलिम्स में क्या पूछ रहा है या मेंस में क्या पूछ रहा है, क्योंकि दरअसल सबसे ज्यादा वाइड सिलेबस जो होता है वो सबसे ज्यादा वाइड सिलेबस हमारे ऑप्शनल का होता है। अगर आपने ये सब्जेक्ट ऑप्शनल के हिसाब से तैयार किया है तो उसका मतलब ये है कि ऑप्शनल तैयार करते करते आपने इस मामले में अपने जीएस का पेपर भी तैयार कर दिया, और उसी के अंदर अंदर आप लोगों का प्रीलिम्स भी तैयार हो गया। यानी कि कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे वो ज्योग्राफी है, या फिर वो पीएसआईआर है। मतलब आपका जो ऑप्शनल है वो ऑप्शनल अगर जीएस से टच है, यानी कि जीएस वाला ही ऑप्शनल है, तो आपके एक पेपर की वजह से, यानी कि ऑप्शनल आपका ऑप्शनल के 2 पेपर भी कवर कराएगा, जीएस का 1 पेपर भी साथ में, जो भी उसका हिस्सा है, तो पूरा पेपर है जो भी हिस्सा है वो भी कवर कराएगा, और इसके अलावा प्रीलिम्स भी तैयार करवा देगा वो आपका। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि एक जो आपका ऑप्शनल अगर वो जीएस टच करने वाला है तो आपको केवल ऑप्शनल के हिसाब से तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है। आपका मेंस और आपका प्रीलिम्स यहाँ पर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। अब बाकी सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है? तो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए क्या फिर प्रीलिम्स से तैयारी शुरू कर दें? नहीं, प्रीलिम्स की सोचनी ही नहीं है। क्यों नहीं सोचनी है? क्योंकि दरअसल मान लो कि प्रीलिम्स के लिए आप हिस्ट्री तैयार करो, पॉलिटी तैयार करो, ज्योग्राफी तैयार करो, इसके अलावा इकोनॉमी तैयार करो, एनवायरमेंट तैयार करो, इंटरनल सिक्योरिटी तैयार करो, कुछ भी आप तैयार कर रहे हो, तो आपको फोकस अब ये करना है कि मेंस की क्या डिमांड है। जो भी और जितनी भी किताब आप मेंस के लिए पढ़ोगे, जो भी स्टडी मटेरियल आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, आपके मेंस की जो तैयारियां हैं और जो मेंस की चीजें हैं उसमें आपका प्रीलिम्स अपने आप तैयार हो जाएगा। क्योंकि मेंस में आपको जो डिटेल आप पढ़ रहे हो उसी डिटेल का कुछ कुछ हिस्सा ऐसा है जो आपके प्रीलिम्स में आप लोगों से पूछा जाएगा। तो आपको यह फोकस करना है कि आपका मेंस कैसे तैयार हो रहा है, आपका जीएस कैसे तैयार हो रहा है, और आपको यह फोकस करना है कि आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो कैसे तैयार हो रहे हैं। ऑप्शनल तैयार कर लिया तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों हो जाएगा, और जितने जीएस के सब्जेक्ट है अगर वो तैयार कर लिए तो आपके उसी के साथ प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा। हाँ, प्रीलिम्स पर कब स्पेसिफिकली फोकस करना है, कैसे करना है, तो अपनी तैयारी के दौरान कुछ खास फैक्ट्स को सेपरेट करते रहें, कुछ चीज़ों को समझते रहें जो डीप है, स्पेशल है, अलग है, रेयर है, देखने को मिल रही है। जब आप चीज़ों का क्लासिफिकेशन मेंस में करते करते जाएंगे तो वहीं से आपकी चीज़ें जो छटनी शुरू हो जाएंगी और प्रीलिम्स के लिए छटनी शुरू हो जाएंगी। और जब आप पीवाईक्यूज को देखोगे तो आपको पीवाईक्यूज देखते देखते समझ में आएगा कि सेटअप सारा मेंस का ही है, क्योंकि सिलेबस तो वही है ना भाई। मान लो अगर आपको प्रीलिम्स के सिलेबस में ये कहा जा रहा है कि मौर्य काल पढ़िए, तो प्रीलिम्स में आप मौर्य काल पढ़ेंगे, बट क्या प्रीलिम्स का मौर्य काल मेंस के मौर्य काल से अलग हो सकता है? अगर डायमेंशन देखें तो डायमेंशन तो सेम है ना। तो आप बड़े को पढ़िए पहले, यानी कि मेंस के हिसाब से तैयारी कीजिए, मेंस के हिसाब से उसमें आप प्रीलिम्स का छट लेंगे कि प्रीलिम्स का क्या क्या है, कैसे कैसे छटना है, तो प्रीलिम्स का उसी में छटता चला जाएगा। और जिस समय आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते करते अपने एग्जाम के करीब पहुंचेंगे ना, तो एग्जाम के करीब पहुंचते पहुंचते आप जितनी बार रिवीजन करेंगे चीज़ों की, उतनी रिवीजन के दौरान आपको चीज़ें और फिल्टर होती जाएंगी, और आपको फिल्टर करते करते पता चल जाएगा कि मेंस का तो मैंने सारा पढ़ लिया, बट इस मेंस के अंदर ही छुपी हुई बातें जो है वो मेरा प्रीलिम्स भी कवर करवाएंगी, और मेरा प्रीलिम्स भी इन्हीं बातों से ही सब कुछ निपटता जाएगा। तो मेंस की तैयारी से आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि प्रीलिम्स की तैयारी अलग करेंगे, मेंस की तैयारी अलग करेंगे, ऑप्शनल की तैयारी अलग करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होती है, और यहाँ आप गलत चीज़ों में चले जाते हैं। ये तैयारी पूरी इंटीग्रेटेड चलती है, ऑप्शनल के साथ ही मेंस और प्रीलिम्स तैयार होता है, और आप मेंस तैयार करते समय ही अपना प्रीलिम्स भी तैयार कर रहे होते हैं। ये पूरी तैयारी साथ साथ चलती है, ये अलग अलग नहीं चल रही होती है। तो ये साथ साथ तैयारी आपको लेकर चलनी है। इसके अलावा आप दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, यानी कि ये तो आपका पेपर का सेटअप हो गया कि किस किस तरह सब्जेक्ट तैयार करोगे। अब सोर्सेज कैसे रेफर करें? बहुत बार ये होता है ना कि सर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ये बड़ी दिक्कत है। तो देखो, सोर्स के मामले में ध्यान रखना, किताबों का भंडार नहीं करना है, क्योंकि जब हम लोग तैयारी में आते तो लगता है ये भी किताब लो, ये भी लो, ये भी लो, क्योंकि अब 4 लोगों से कई बार बातें सुनते तो 4 लोग अलग अलग किताब बता देते हैं। तो देखो, ये वाली बात भी ध्यान रखनी है कि बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है और बहुत सारी किताबें भी नहीं पढ़नी है। हाँ, अगर एक किताब को बार बार पढ़ने के काम कर सकते हो तो बहुत अच्छा। हालांकि फिर भी सोर्स के मामले में एक स्टैंडर्ड बुक प्लस एनसीईआरटी अगर आप कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका। और इनके माध्यम से अगर आपने नोट्स बना लिए तो सुभान अल्लाह, बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी आपके लिए। ये बड़ा ज़बरदस्त रहेगा, बहुत फायदा हो जाएगा आपको यहाँ। तो बुक्स के साथ कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए, उसके बाद एनसीईआरटी लेकर के आपने अपने नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छा है, बड़ा फायदा मिलेगा। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मिलकर के आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों कवर करवा देंगे। और अगर ये काम आपने अपने ऑप्शनल के साथ साथ किया तो ऑप्शनल, मेंस और प्रीलिम्स तीनों ही कवर हो जाएगा आपका।
बस चीज रहेगी। तो सोर्स के लिए ये वाला काम करना है। इसके अलावा साथ साथ में करंट अफेयर्स को भी नहीं भूलना। तो करंट अफेयर्स के लिए डेली बेसिस पे तैयारी करनी है, और जो भी आपने एक टाइम टेबल बनाया है, एक प्रॉपर टाइम टेबल आपके पास में होना चाहिए, और प्रॉपर टाइम टेबल को यूज करते हुए आप यहाँ पर सारी चीजों को आगे बढ़ाएं। टाइम टेबल इस तरह का होना चाहिए कि उस टाइम टेबल के अंदर प्रॉपर सोने उठने खाने पीने की व्यवस्था भी हो। उसके अलावा उसी टाइम टेबल के अंदर करंट अफेयर्स की व्यवस्था भी होनी चाहिए। आपकी सारी की सारी जो बुक्स हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं मेंस के लिए और बाकी सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट का आपका हिस्सा भी उसी टाइम टेबल में होना चाहिए। और सब्जेक्ट के हिस्से के साथ साथ इसमें एक और चीज जो शामिल होनी चाहिए, वो होनी चाहिए PYQs को सॉल्व करना, या फिर आंसर राइटिंग करना, या फिर एस्से लिखना। इसको भी प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए। अगर आपने टाइम टेबल इस तरह का बनाया है तो ये टाइम टेबल कभी भी मात नहीं खाएगा, क्योंकि आपको वैरायटी मिलेगी। देखो, अगर मैं आपको रोज आपकी जो सबसे पसंदीदा सब्जी है, वो पसंदीदा सब्जी भी अगर आपको मैं रोज खिलाऊं ना, तो एक टाइम के बाद ना आप बोर हो जाएंगे, और इतने बोर हो जाएंगे कि वो जो पसंदीदा सब्जी थी ना, आप उस सब्जी को कभी भी खाना नहीं चाहोगे। आप कहोगे कि कुछ भी करो, बस ये सब्जी हटा लो, मुझे ये सब्जी नहीं खानी है। पढ़ने के लिए भी ये होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं एक ही सब्जेक्ट लेकर के दिन के 10 घंटे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। कैसे पॉसिबल है? थोड़ी देर में बोर हो जाओगे। सब्जेक्ट है, आपको कहीं ना कहीं वो घुमाएगा, शब्दों में उलझाएगा, चीजें जो नहीं पता होंगी वहां अटकाएगा भी, परेशानी होती है। वैरायटी लो ना भाई। ठीक है, जैसे घर में होता है ना कि सुबह सुबह मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया, दलिया बना दिया, दोपहर का खाना बनाया तो मम्मी ने दाल चावल बना दिया, और शाम का खाना बनाया तो बन गया फिर उसके बाद में कुछ और स्पेशल। वैरायटी मिलेगी, तीनों टाइम खाने का मन करेगा। मम्मी ने सुबह सुबह बना दिया, उठने के बाद में आपके लिए आलू की सब्जी पराठे, मम्मी कह रही दोपहर में भी ये खाओ, रात में भी ये खाओ। मन करेगा? नहीं करेगा। क्यों करेगा? तो समझो ना, वही चीज, वही तो फॉर्मूला यहाँ पर लागू करने हैं। सेम, कुछ अलग नहीं करना है। सेम फॉर्मूलाज को यहाँ लागू करके हम लोग चीजों को अच्छा बना सकते हैं अपने लिए। बस वैराइटीज रखो, थोड़ा टाइम करंट अफेयर के लिए रिजर्व रख लो, थोड़ा टाइम सब्जेक्ट के लिए रिजर्व करो, थोड़ा टाइम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी देखो, आंसर राइटिंग भी कर लो, ऐसे भी लिख लो, अल्टरनेटिव कर लो चीजों को डिसाइड। बड़ा मजा आएगा पढ़ने के लिए, और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। सब्जेक्ट भी जो तैयार कर रहे हो, एक की जरूरी नहीं है एक ही सब्जेक्ट में उलझे रहना है भाई। 2 सब्जेक्ट बांट लो। अगर 6 घंटे का स्लॉट बन रहा है तो 6 घंटे तक एक सब्जेक्ट पढ़ने से अच्छा नहीं कि 2.5 घंटे के 2 स्लॉट रख लो। अब आप सोचोगे सर आपकी तो कैलकुलेशन ही बड़ी गड़बड़ है। पहले कह रहे हो 6 घंटे का स्लॉट बच रहा है, बाद में कह रहे हो 2.5 घंटे। तो सर 6 घंटे के स्लॉट के हिसाब से 2.5 घंटे तो 5 ही घंटे हुए। तो मित्र, यहाँ पर जब 6 घंटे का स्लॉट बनाओगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ने थोड़ा ब्रेक ले लेना, आधा घंटा ब्रेक ले लो, खाओ पियो, मोबाइल फोन चला लो, थोड़ा बाहर झांक लो क्या चल रहा है, ब्रेन फ्रेश हो जाएगा। जब दूसरा सब्जेक्ट उठाओगे प्रॉपर बहुत अच्छे से आपका फ्लो बनेगा, रिदम बनेगा, बड़ा मजा आएगा पढ़ने। उसके बाद में ये वाला काम करना। तो ये एक अच्छी तरीका है, एक अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब इस अच्छी स्ट्रेटेजी को आने वाले महीनों में कैसे फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हम तैयारी की बात करें, नवंबर से शुरू होगी, तो देखो अब अक्टूबर के बाद में हमारे पास 2025 के 2 ही महीने, ठीक है। तो 2 मंथ तो हमारे पास में बच जा रहे हैं 2025 के लिए। उसके बाद हमारे पास में रहने वाले हैं 12 महीने 2026 के, और उसके बाद हमारे पास में रहेंगे लगभग 4 महीने, ठीक है। 5वां नहीं मानना होता, क्योंकि वो हौच पौच में चीजें डिस्कस करते हैं, तैयारी करते हैं, रिवाइज करते हैं, मतलब इन्हीं छोटी बड़ी चीजों में निकल जाता है वो। तो 4 महीने मान लेते हैं 2027 के लिए, क्योंकि 2027 की तैयारी के लिए चीजें हम लोग कर रहे हैं। 2 महीने यहाँ, 12 यहाँ और 4 यहाँ, टोटल वहां पर कितना बन जा रहा है हिसाब के हिसाब से? अब 18 महीने, ठीक है। अब जब 18 महीने हो गए तो इस 18 महीने को डिवाइड करना है कैसे कैसे हो। तो देखो भाई, अब सब्जेक्ट के हिसाब से महीनों को बांटना शुरू कर दो कि मुझे अपने ये सब्जेक्ट इतने महीने में कवर करना है। और ये बात ध्यान रखना कि 6 से 7 महीना हद से हद आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने के लिए होना चाहिए। इससे ज्यादा समय नहीं लगाना। इससे ज्यादा समय लगा रहे हो तो फिर बहुत आप धीरे चल रहे हो और स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है। 6 से 7 महीने में आपके जो सब्जेक्ट है, यानी कि आपका जो GS1, GS2, GS3 और GS4, ये सब आप कवर कर सकते हो। या हद से हद लास्ट मान लो कि 8 महीने, बट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। 8 महीने में आप तैयारी करोगे तरीके से तो ये सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। और इसी दौरान आपका जो ऑप्शनल किसी एक सब्जेक्ट के लिए चल रहा है वो भी आपका पैरेलली चलता रहेगा। करंट अफेयर भी साथ साथ तैयार हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं करना कि हम एक बार ही पढ़े और बिल्कुल याद हो जाए। जैसे कुछ लोग ना मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम पढ़ते भूल जाते हैं। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है ना, पढ़ोगे तो भूलोगे ही, कुछ और तो नहीं होना है। तो पढ़ोगे भूलोगे, वहां परेशानी नहीं है। अब दरअसल यहाँ जो 8 महीने में कवर कर लिया ना, अभी कितना बच गया हम लोग के पास में? टोटल कितने महीने थे? 18 महीने। भाई अभी 10 महीने बच रहे हैं। अब वो 10 महीने कितना मदद करेंगे? अब जितना 8 महीने में पढ़ा उसके हिसाब से मेंस आंसर राइटिंग करो, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करो। जितना आंसर लिखोगे उतना पढ़ा हुआ मजबूत होता जाएगा, कंक्रीट होता जाएगा और आपको लॉन्ग टर्म में मदद करेगा। इसके अलावा जितना हो सकता है उतना रिवाइज कर लो। ये बात ध्यान रखना कि जो चीज एक बार पढ़ ली है उसको जितना रिवाइज करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, रिवाइज करते जाओगे, इतना अच्छे से वो दिमाग में बैठ जाएगी ना कि उसके बाद में कोई नींद में भी उठा के पूछे ना कि बताओ अकबर ने ये वाला युद्ध कब लड़ा था,
तो नींद में हाँ ठीक है जिस दिन लड़िया था ऐसा ऐसा लड़ाई हुई थी, ठीक है चलो सोने दो, आंसर खत्म का। तो नींद में भी सारा आंसर बता सकते हो उसके बाद में, ये वाली चीज भी आपके पास हो जाएगी। तो इतना रिवाइज की जो पावर होती है ना, रिवाइजन की पावर बहुत ज्यादा होती है, तो रिवीजन की पावर आपको यहाँ पता लगेगी। इसके अलावा PYQ सॉल्व करना प्रीलिम्स और मेंस के लिए दोनों जगह अच्छा है, और आपको ऐसे भी तो लिखना है, अब ऐसे भी है उसकी तैयारियां करनी है, आपका जो लैंग्वेज पेपर्स है हिंदी इंग्लिश उनकी तैयारी भी करनी है, तो वो साथ साथ चल सकती है आराम से। इसके अलावा एक और भाई साहब जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब किए बैठे हैं, सीसेट भी साथ साथ देखना ही पड़ेगा। तो ये जो पूरा टाइम है आप लोग का ना बहुत अच्छा डिवाइड हो जाएगा। अगर एक बार ये सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए ना, फिर रिवाइज करने में बहुत मजा आता है और तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, बस रिवीजन करते करते पहुंचेंगे। और जो आखिरी के 4 महीने हैं ना, इस 4 महीने के ऊपर बहुत फोकस मत करना। और आपको ये लग रहा है कि 18 महीने के मामले में 8 में सिलेबस कवर कर लिया तो 10 महीने बच रहे हैं, ऐसा नहीं है। 8 में अगर सिलेबस कवर हो जाएगा तो 10 महीने नहीं बच रहे हैं। इसके बाद में आपके जो महीने बच रहे हैं, मोटा मोटा ऐसा मान लो कि टोटल इसके बाद में 6 महीने ही बच रहे हैं, जो आपको रिवीजन और बाकी चीजें तैयार करनी है। क्योंकि जो लास्ट के 4 महीने रहेंगे ना, ये लास्ट के 4 महीने टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, करंट अफेयर रिवाइज करना, सब्जेक्ट की छोटी बड़ी चीजों को समझते जाना और खुद को एग्जाम की एंजाइटी से बचाना और टाइम पर तैयार रहना, ये सारी चीजें मैनेज करने में चला जाता है। तो ये आखिर का 4 महीने खासतौर पर टेस्ट सीरीज में ही और PYQ सॉल्व करते हुए चला जाता है। तो इसलिए इसको भी निकाल दोगे तो बस 6 महीने करीब बच रहा है, जो कि अब अपना में बहुत कम हो गया। तो टाइम बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है, लगभग 13-14 महीने का पीरियड आप मान के चलिए इस तैयारी के लिए। और 3 तैयारी कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा, बट स्ट्रेटेजी के साथ साथ चलना पड़ेगा, तब जाकर होगा। ठीक है, बाकी आपकी तैयारी को पूरा कराने के लिए आपके लिए एक ऑप्शन है, और वो ऑप्शन ये है कि आपको स्टडी IQ पूरी हेल्प दे रहा है। और स्टडी IQ पूरी आपको हेल्प इस वजह से दे रहा है कि स्टडी IQ ने सारे बैचेस प्लान किए हुए हैं। चाहे आपकी तैयारी 2026 के लिए है, अगर आपको मन है कि 26 में ही देना है तो भी ऑप्शन है। 26 में नहीं देना, 27 की तैयारी के लिए मन बना चुके हैं तो पूरा प्लान है स्टडी IQ के पास में, और 2028 के लिए भी पूरा प्लान है। और इस प्लान के लिए फिलहाल आपको मिल जाएगा बेस्ट डिस्काउंट, जो कि स्टडी IQ दे रहा है अपने सभी कोर्सेज पे। क्योंकि दिवाली है भाई, दिवाली पे ऑफर ना हो, कुछ उपहार ना मिले तो मजा नहीं आता, इसलिए दिवाली पर स्टडी IQ दे रहा है आप लोग को उपहार। तो स्टडी IQ आपको उपहार देकर ये कह रहा है कि देखो कोड यूज करो KL Live, और KL Live कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा बेस्ट डिस्काउंट। और इस बेस्ट डिस्काउंट के लिए बट एक लिमिटेड टाइम तक के लिए चीज अवेलेबल है, वो है 22 अक्टूबर। तो 22 अक्टूबर तक ही आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। स्टडी IQ कोई भी कोर्स लोगे आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आंसर राइटिंग की सुविधा आपको पूरी दी जाएगी। इसके अलावा 11,000 कैश प्राइस टॉप टेस्ट परफॉर्मर के लिए, और पूरी फीस रिफंड हो जाएगी प्रीलिम्स क्लियर करने पर। तो एनरोल करना KL Live कोड से बेस्ट डिस्काउंट लेने के लिए, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप लोग आना है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन सभी प्लेटफॉर्म पे, यहाँ पे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो बस फिलहाल हाल के जितनी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग को डिस्कस करनी थी वो सारी बातें हम लोग की अच्छा डिस्कस हो गई है। तो उम्मीद करते हैं कि बस ये सभी चीजें आप लोग को बहुत मदद करेगी, और आप लोग बाकी लोगों तक शेयर इसको जरूर कीजिएगा। तो बस फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।